भी इसका सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा, सीएससी उत्तर प्रदेश टीम, यूआईडी टीम से। यहाँ पे मैं सीएससी उत्तर प्रदेश में आधार वर्टिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की मुलाकात कार्यक्रम में सभी बीएलई भाइयों का स्वागत है। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आधार से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। मेरे साथ है मेरे साथी सहयोगी नीरज आनंद भी जुड़े हुए हैं, जो कि आपको पीपीटी के माध्यम से हमारे आधार यूसीएल जो बीएलईज हैं, जो अभी तक केवल डेमोग्राफिक अपडेट का काम करते हैं, यूसीएल में एक नई सर्विस ऐड ऑन हुई है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कंप्लायंस की बात मैं आप लोगों से, सभी बीएलई भाइयों से करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग आधार में काम कर रहे हो, और आधार एक ऐसी सर्विस है जो कि अगर बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक लीगल एसेट बहुत जुड़ा हुआ है। आधार आज की डेट में जिस तरह से एक नीड बन गया है हर किसी की लाइफ का, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सर्विस को आप जब लेने जाएंगे या किसी भी सुविधा का कोई लाभ उठाने जाएंगे, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स हो गए, आप आरटीआर फाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आधार कार्ड आज की डेट में एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो गया है। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंस आधार कार्ड की हो गई है, तो उस आधार कार्ड को बनाने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी उतना ही हम लोग इम्पोर्टेंस, यूआईडी की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हमें उन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख के तब लेना है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसका आधार कार्ड बनने जा रहा है या आधार कार्ड संशोधन होने जा रहा है। और एक बार अगर किसी का आधार कार्ड संशोधन हो गया या आधार कार्ड बन गया, तो उसके बिहाफ पे उसे इन फ्यूचर जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो या फिर और भी जहाँ पे भी उसको नेसेसरी जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, तो उन सर्विसेज, उन सुविधाओं का वो लाभ ले पाता है। ठीक है, आज की डेट में गवर्नमेंट जितनी भी सुविधाएं हैं सिटीजन्स को, नागरिकों को, वो डीबीटी के माध्यम से आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको उसके माध्यम से वो दे रही है। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि लोगों के पास में आधार कार्ड हो और साथ में जो आधार कार्ड है वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, फेक आधार कार्ड ना हो। तो जो आधार कार्ड से जुड़े हुए जो चैनल्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, आप हैं, जो कि एनरोलमेंट का काम करते हैं फील्ड पे, तो हम लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों को लेने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने हैं। काम करने के दौरान आपके सेंटर्स पे क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस का पार्ट है, तो सिटीजन्स की सुविधा का भी ध्यान हम लोगों को रखना है। हमारे सेंटर्स इस तरह से बने हुए हों जिसपे कि कम से कम 4 से 5 लोगों के बैठने की सुविधा, स्पेस हो हमारे सेंटर्स पे। हमारे सेंटर्स पे अगर कोई दिव्यांगजन आते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिनको कि चलने फिरने में, बैठने में कुछ समस्या है, तो उन लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था आपके सेंटर पे होनी चाहिए। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाने पर उनकी मैनेजमेंट के पर्पज से आपके सेंटर्स पे टोकन मशीन लगी होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी अनाधिकृत अगर कोई भी एक्टिविटी आपके सेंटर पे होती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए आपके सेंटर्स पे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। जो भी सेंटर्स पे आपके रेजिडेंट आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके जो भी विजिट करता है रेजिडेंट, उसका एक विजिटर रजिस्टर बना हुआ हो कि वो किस काम के पर्पस के लिए आया और आपने उसका क्या काम किया। उस विजिटर रजिस्टर में आपके फीडबैक का भी कॉलम होना चाहिए कि जब वो आपसे कोई काम करा के गया तो उसकी फीडबैक क्या रही, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने जो भी उसका काम किया। क्योंकि देखिए, आप सीएससी से कुछ बीएलई भाई हमारे 5-10 साल से भी जुड़े हुए होंगे, काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो सीएससी एक अपने आप में एक मॉल है। आपका जो सेंटर है, केवल आप आधार की सर्विस नहीं देते हैं, आपके पास में मल्टीपल सर्विसेज हैं। अगर मैं यूसीएल की बात करूं, आधार यूसीएल आप तब ले पाए होंगे, इससे पहले आपके पास में बैंक पीसी रहा होगा। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि एक लीगल पार्ट जुड़ा रहता है हमेशा आधार की सर्विस के साथ में, वैसे ही बैंकिंग भी अपने आप में एक वैसी सर्विस है जिसमें कि आप लोगों के साथ में लीगल चीज जुड़ी हुई है। आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग, जिसमें कि लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस का भी चांसेस रहता है, कई बार लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है पैसे लेन देन के लेके। तो आप लोगों को बैंकिंग की सर्विसेज देने के पर्पज से भी कंप्लायंसेस बहुत सारी हैं। बैंकिंग टीम बताती रहती है आए दिन कि आप लोगों के पास में रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए कि जो कस्टमर कोई पैसा निकालवाने आपके सेंटर पे आया या उसने डिपॉजिट किया,
तो कौन कस्टमर था, उसका नाम क्या था, पता क्या था, और उसे आपने कितना अमाउंट उसका विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, जो भी है सर्विसेज आप अपने सेंटर्स पे दे रहे हैं। तो उसके पर्पज से कस्टमर विजिटर रजिस्टर बहुत जरूरी है। और कस्टमर विजिटर रजिस्टर के साथ साथ आप लोगों को एक रेजिडेंट का रजिस्टर आधार के पर्पज से बनाना है, जिसमें कि आप आधार से संबंधित उसका चाहे डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, बायोमेट्रिक तो आप करते नहीं, केवल डेमोग्राफिक करते हैं, जिसमें कि आप नाम, पता, मोबाइल नंबर उसका या फिर मेल आईडी, जो भी आपने उसका काम किया। और उसके साथ ही क्योंकि आप लोग केवल अपडेट का काम करते हैं, उसमें भी डेमोग्राफिक अपडेट, तो उसके लिए एक निश्चित यूआईडी की तरफ से 50 रुपए फीस है मानक के अनुसार, वही आपको रेजिडेंट से लेनी होती है। तो रजिस्टर का जो फॉर्मेट है आप लोगों को हम लोगों ने शेयर किया हुआ है मेल पे भी, ठीक है। तो मेल के माध्यम से जो रजिस्टर दिए गए हैं, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ग्रुप पे भी हम लोग जो कंप्लाइंसेस आप लोगों को फॉलो करनी है, आधार का काम करने के दौरान जो चीज़ें ध्यान रखनी है, वो चीज़ भी हम लोगों को आपको सर्कुलेट करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है जो कि आप लोगों के सेंटर्स विजिट करती है, आपको गाइड करने की कोशिश करती है कि क्या कमियां आप लोग अपने सेंटर्स पे कर रहे हैं। तो विजिटर रजिस्टर आप लोग जरूर बनाएं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार जब सेंटर्स हम लोग विजिट करते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो कि जैसे आपने अगर काम स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपने आधार का सुपरवाइजर टेस्ट पास किया, ठीक है। सुपरवाइजर टेस्ट पास किया होगा, बैंक डीसी आपका होना चाहिए। आपने जब आपका क्रेडेंशियल बन गया तो साथ में आपको इंटरनेट, चूंकि हम लोग स्टैटिक आईपी पे काम करते हैं तो स्टैटिक आईपी मैंडेटरी है, इंटरनेट स्टैटिक आईपी वाला चाहिए होता है हम लोगों को। उसके साथ में हार्डवेयर की अगर रिक्वायरमेंट में बात करूं, लैपटॉप आपने परचेज किया होगा, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने जो बताई हुई उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपने लैपटॉप परचेज किया, स्टैटिक आईपी ली, सिंगल आइरिस सिंगल फिंगरप्रिंट आपने डिवाइसेस परचेज की। तो इतना सब कुछ आपने पूरा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाया। और उसके बावजूद अगर हम जब सेंटर विजिट करते हैं तो चीज़ें पता लगती हैं कि सर वो हम रजिस्टर नहीं बना पाए, या रजिस्टर हमारा खो गया, या रजिस्टर जो है हमारा बच्चों ने फाड़ दिया। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं सुनने के लिए, ये सर एक मौका दे दीजिए, हम रजिस्टर आगे से बना लेंगे। प्लीज़ कृपया करके, क्योंकि आधार अपडेट का काम केवल हम लोग ही करते हैं, सीएससी ही करती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों पे बहुत निगाहें हैं कि हम लोग अपना जो काम है, एक तो लोगों की सुविधाजनक तरीके से उनको सर्विस दें उनके, और दूसरा किसी से ओवर चार्ज ना करें, व्यवहार अच्छा रखें कस्टमर के साथ में, ओवर चार्ज बिल्कुल नहीं करना है। आने वाले समय में हम जो अभी आपको आज लाइव सेशन रखा है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की जो सर्विस बताने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत स्कोप है आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरह से यूआईडीआई ने बताया है, जो गाइडलाइन जारी हुई है 2015 से पहले जिनके भी आधार बने हैं, 2015 से पहले जिन लोगों के आधार बने हुए हैं, सभी लोगों को अपनी केवाईसी, अपने पीओआई और पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ आप लोगों के सेंटर्स के पास आके और अपडेट कराना है। उसका चार्जेस भी आप लोग जैसे अभी डेमोग्राफी अपडेट के लिए किसी का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ भी सही करते हैं तो 50 रुपए चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। सेम वे में यूआईडीआई ने इस काम के लिए भी केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए 50 रुपए चार्जेस आप लोगों के लिए रखे हैं, या आपको रेजिडेंट से वो लेने हैं। और एक बहुत बड़ा नंबर है जो की अगर बात करूं मैं, यूआईडीआई की तरफ से थोड़ा सा हिंट्स दिए हम लोगों को, नंबर्स बताए गए हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है एक, जो कि 2015 से पहले आधार कार्ड बन चुके हैं यूपी में। तो आप लोग अपने सेंटर्स को बनाए रखने के लिए यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करिए प्लीज, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जो जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है या फिर जिनके सेंटर्स कई बार बंद हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरा काम बंद हो गया तो और लोग भी काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों को आज की डेट में जो भी हमारे सेंटर्स लाइव हैं, जो यूसीएल की सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने की जरूरत है। केवल 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करिए, चीजों को मैनिपुलेट हमें नहीं करना है। जब चीजें पकड़ में आती हैं, बात करते हैं कि 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए क्यों चार्ज किया, तो हम लोग ये सफाई देते हैं कि हमने प्रिंट का चार्ज ले लिया उससे। तो प्रिंट का चार्ज हमें एडवांस में नहीं लेना है। आप प्रिंटिंग का काम तो तब करेंगे ना जब आपने किसी का कोई एनरोलमेंट किया, कोई अपडेट का काम किया, नाम, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि या मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट किया आपने, तो आप गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो सही होके आ जाएगा। इन केस अगर वो रिजेक्ट हो गया उसका एनरोलमेंट, तो फिर हमने प्रिंटिंग चार्जेस उससे एडवांस में कैसे ले लिए। तो हम इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है। हम जिस टाइम पे जो काम कर रहे होते हैं हमें केवल उतना ही रेजिडेंट से चार्ज करना है, ठीक है। तो प्लीज सभी से मेरा विनम्र निवेदन है
कि आप लोग 50 रुपये डेमोग्राफिक अपडेट का है, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विस हम लोग आज बताने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों को रेजिडेंट को केवल 50 रुपये ही चार्ज करना है। तो किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग में आप लोग इन्वॉल्व ना हो, कंप्लायंसेस पूरी फॉलो करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें आप लोगों के सेंटर्स पे अवेलेबल होनी चाहिए, वो आपके सेंटर पे होनी चाहिए। रेजिडेंट का रजिस्टर जरूर बना के रखें, और रजिस्टर में एंट्री प्रॉपर हो। कई बार रजिस्टर बने हुए होते हैं, तो रजिस्टर में आप लोग जो नाम है, नाम के साथ में उसका मोबाइल नंबर क्या था, तो मोबाइल नंबर कुछ और ही उसमें आप लोग मेंशन करते हैं, या मोबाइल नंबर पे जब हम लोग कॉलिंग करते हैं तो वो नंबर्स मिलते नहीं हैं। तो प्लीज जिस रेजिडेंट का जिस दिन काम किया, यह एंट्री आधी अधूरी मिलती है, या आपने जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस दिन 15 अपडेट किए किसी के, तो आपके रजिस्टर में 10 की एंट्री मिलती है। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि यूआईडीआई के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। सिंक रिपोर्ट से आपका पता लग जाता है कि किस दिन आपने कितनी अपडेट किए और किस रेजिडेंट का अपडेट किया, उसका मोबाइल नंबर क्या था। जब भी कॉलिंग होती है तो हम लोग एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे पे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कर रहा था, या दूसरा बीएलई ऐसे कर रहा था, या रेजिडेंट ने झूठी शिकायत कर दी। तो झूठी शिकायत नहीं, झूठी शिकायत 1 2 3 4 लोग कर सकते हैं, लेकिन बल्क में लोग झूठी शिकायत नहीं कर सकते। अगर ईर्ष्या बस या द्वेष किसी से है आपका, तो 2 4 6 लोगों का होगा। ऐसा नहीं है कि बल्क में 30-40 लोग आपके खिलाफ अंगेस्ट आ जाएंगे। अगर आपके खिलाफ 30-40 लोग अंगेस्ट हैं, तो ये भी हमारे लिए एक गलत नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब हमारा जहाँ पे हम सेंटर चला रहे हैं वहाँ पे हमारा फीडबैक अच्छा नहीं है, कस्टमर्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। तो प्लीज कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। यूआईडीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अपना सेंटर मेंटेन रखिए। आपके सेंटर में ब्रांडिंग होनी चाहिए। हम लोग आधार संशोधन का काम करते हैं, तो आधार संशोधन केंद्र का आपके सेंटर पे जरूर ब्रांडिंग लगी हुई होनी चाहिए। सेंटर के अंदर रेट लिस्ट, सेंटर के बाहर रेट लिस्ट, सेंटर पे आपके यूआईडीआई की हेल्पलाइन, ग्रीवियांस शिकायत सुझाव के लिए जो नंबर है 1947, यूआईडी आरओ, हमारा आरओ लखनऊ लगता है, तो यूआईडी आरओ से संबंधित मेल आईडीज और उनके नंबर्स होने चाहिए। अगर किसी रेजिडेंट को कोई कंप्लेन या कोई शिकायत है, उसकी सुझाव है, तो वो उसको दे पाए। सीएससी की हेल्पलाइन नंबर्स हम लोगों ने आप लोगों को सर्कुलेट किए हुए हैं ग्रीवियांस का, तो सीएससी हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ का नंबर, हम लोगों के नंबर्स भी आप लोग वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के नंबर्स, जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं, अगर उनको कोई सुविधा असुविधा हो रही है, सुविधा उनको नहीं मिल पाई आपके यहाँ, आपके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उनको, तो उसको सुझाव देना चाहें या शिकायत करनी है तो उसको कर पाएँ। तो प्लीज इस तरह की कंप्लायंसेस को फॉलो करें आप लोग काम करने के दौरान, ठीक है। अब मैं अपने जो मेरे साथी हैं नीरज आनंद साथ में मेरे जुड़े हुए, उनसे चाहूंगा कि वो जो मेन आज की डेट में, आज की मुलाकात में मेरा पर्पज है कि एक नई सर्विस हमारे सभी यूसीएल बीएलई के साथ में जुड़ने जा रही है आपकी ईसीएमपी क्लाइंट पे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पीपीटी के माध्यम से, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको उस पर काम करना है। एक क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहूँ, ये अभी जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सर्विस है, सर्विस तो लाइव कर दी गई है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करें तो अभी 166 वर्जन जिन बीएलई भाइयों के अपडेट हो गए हैं, उस पर सक्सेसफुली ये सर्विस अभी लाइव होके और ऑपरेशनल है। इसके अलावा 162 चल रहा है, किसी का 165 है, 163, 164, कोई भी वर्जन है 166 के अलावा, तो उस पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आएगी। तो जिन बीएलई भाइयों के अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हैं, तो पहली चीज तो वो लोग अभी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। टैक्स सेंटर से उस पर लगातार काम हो रहा है और धीरे धीरे सारी मशीन जो है 166 वर्जन पे अपडेट की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगले कुछ ही दिनों में ये सारे वर्जन जितने भी हमारे यूसीएल वर्जन चल रहे हैं सभी 166 पे हो जाएंगे, जो कि बीटा स्टेबल वर्जन है आज की डेट में, और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का काम कर पाएंगे। अब इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है थोड़ा सा कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की बात हम लोगों को तो बता दी गई, लेकिन रेजिडेंट को नहीं पता है। तो उसके लिए यूआईडीआई से भी गाइडलाइन जारी की जा रही हैं कि जो भी लोग जिनके आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ से यूआईडीआई ने सर्कुलर जारी किए हैं, वहां से भी पुश किया जाएगा कि रेजिडेंट को अवेयरनेस न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, जो भी मीडियम है उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी ये कि जिन लोगों के आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं वो लोग अपने पीओआई और पीओए सभी लोग अपने नियरेस्ट हमारे सीएससी आधार संशोधन केंद्र या जो भी और भी हमारे आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं उन पे जाके अपने पीओआई और पीओए आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट करा लें।
तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से आप लोगों के जो यूसीएल वर्जन है उस पर ये सर्विस आ रही है और किस ऑप्शन पे जाके क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं आप लोगों को इस सर्विस को पूरा करने के लिए। नीरज स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप अपनी। चलिए रात की बात करते हैं। अभी पिछले कुछ समय से जब से वर्जन अपडेट हुआ है 162 से ही कुछ चेंजेस और भी हुए हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। आप लोगों के जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2-3 चीजें हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक चेंज ये हुआ कि आप लोग जब पहले मार्कशीट लेते थे, कोई भी मतलब रेजिडेंट है जिसको कि अपने नाम में कोई करेक्शन कराना है तो मार्कशीट लेते थे आप लोग, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना है तो मार्कशीट वाला ऑप्शन आप लोग नाम संशोधन के लिए यूज करते थे, जो कि आज की डेट में सर्टिफिकेट के रूप में आती है जिसमें फोटो आईडी लगा रहता है, फोटो है। तो फोटो के साथ में अगर कोई मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट उसका 10th का रहता था तो उसको आप लोग पीओआई में यूज करते थे। तो वहां पे एसएचजी करके एक ऑप्शन आता था, तो वो ऑप्शन ना दे करके अभी आप लोगों को ईसीएमपी क्लाइंट में जो यूसीएल वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं वहां पे SLC/एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड करके जो ऑप्शन आ रहा है आपको मार्कशीट की जगह वो सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज डोमिसाइल जो हमारा की मूल निवास, सामान्य निवास बोलते हैं जिसको की, तो सामान्य निवास आप लोग पहले एड्रेस प्रूफ के लिए ही लेते थे। अभी आप लोगों को जो नई पीओए की लिस्ट हम लोगों ने जारी की थी, हम लोगों को शेयर की थी आप लोगों को यूआईडीआई से जो जारी हुई है और हम लोगों ने आप लोगों को सर्कुलेट की है, तो उसमें आप लोगों ने देखा हो कि आईडी प्रूफ में भी वहां पे डोमिसाइल आ रहा है। अब आईडी प्रूफ में डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आ रहा है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में क्या ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन आ रहा है, चाहे वो आईडी प्रूफ के लिए आ रहा हो या एड्रेस प्रूफ के लिए, वहां पे स्टेट/सेंट्रल आईडी सर्टिफिकेट करके जो ऑप्शन आ रहा है आपको उसमें वो सिलेक्ट करना है डोमिसाइल वाले केस में। अब तीसरी लास्ट बात मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ, इसमें जो चेंजेस हुए जो कि डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी कंफ्यूजन हैं, तो उसमें एक चेंजेस हुआ है डीओबी को लेके। डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि यूआईडीआई ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को सर्कुलेट हम लोगों को दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर कोई भी गजिटेड ऑफिसर से करा के लाएगा, सत्यापित करा के लाएगा गजिटेड ऑफिसर से डीओबी वाले केस में, तो डीओबी वाले केस में केवल गजिटेड ऑफिसर का मान्य होगा, उसमें ग्राम प्रधान का हमको नहीं लेना है। और गजिटेड ऑफिसर का जो डीओबी के लिए वो लेके आएगा सत्यापित करा के, तो उसमें आपको ईपीएफओ वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सेलेक्ट करना है उसकी डीओबी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो 3 मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ब्रीफ किया जो भी सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हुआ 162 से। तो पिछले कुछ समय से काफी कंफ्यूजन है कि किस पे क्या लगाएं, कौन से ऑप्शन को चूज करें अगर ये डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि हम लोगों को 3 जो चेंजेस हुए हैं मेजर, वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए। आपको डोमिसाइल पीओआई में भी ले सकते हैं, आप किसी का नाम करेक्शन करना है तो आप डोमिसाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है स्टेट/सेंट्रल आईडी आइडेंटिटी/सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन आ रहा है। डीओबी अगर किसी को कराना है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहली चीज तो केवल गजिटेड ऑफिसर से करा के लाएगा और ऑप्शन ईपीएफओ वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स की अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मार्कशीट के लिए मैंने आपको बताया कि मार्कशीट जो भी 10th का सर्टिफिकेट होता था पहले एसएससी करके स्पष्ट लिख के आता था, उसकी जगह पे अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें SLC/एस्टेट स्कूल रिकॉर्ड्स आ रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है नीरज, अब जो हम लोग बताना चाह रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी शेयर कर दो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट स्टेप बाय स्टेप हमारे बीएलई भाई को बता दो कि कौन सी स्टेप पे जाके। सारे बीएलई भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार आनंद है, मैं सीएससी वाईडी टीम यूपी से हूँ। और अभी हम लोग एक नया फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, जो हमारे यूसीएल में भी है और एएसके में भी है। तो हम यूसीएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट आपका लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएंगे, वहां पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है। उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे आधार नंबर रेजिडेंट का मांगेगा और इसके बाद आधार नंबर डाल के अपना फिंगर और रेजिडेंट का फिंगर दोनों लोग अपना फिंगर लगाएंगे, देन उसका डिटेल ओपन होगा
डिटेल ओपन होने के बाद हम उसके रेजिडेंट का इसमें कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो आधार कार्ड अभी 2015 से पहले जितने बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट कुछ लोग अपलोड नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से डॉक्यूमेंट उनका नहीं लगा और आधार कार्ड जनरेट हो गया है, उस केसेस में हमको क्या करना है कि हम उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई भी पीओआई और पीओए का। ठीक है ना। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट में किसी भी रेजिडेंट का हम लोग कोई भी पीओआई और पीओए का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और इसका 50 रुपीज चार्ज कटेगा। डबल सर। नवल सर, इसके अगेंस्ट में और कुछ बोलना है आपको? नहीं नीरज, कंटिन्यू करो, पीपीटी के माध्यम से थोड़ा स्टेप क्लियर कर दो बीएलई को। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा अभी कुछ इश्यूज के कारण आप लोगों को पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मेरे साथी नीरा आनंद ने बताया आप लोगों को
लाइव स्क्रीन के माध्यम से उन्होंने डेमो दिखाया सॉफ्टवेयर पे कि किस तरह से हम लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए प्रोसेस फॉलो करना है और कहाँ पे जाके करना है। मैं पीपीटी के माध्यम से पूरा एक एनरोलमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपल आप लोगों को जो भी उसके पीओआई या फिर पीओ ये है आईडी एड्रेस प्रूफ, जैसे हम लोग कोई भी नया अपडेट करते हैं, किसी का भी अपडेट करते हैं तो उसका आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में डेटा फैच होता है, ठीक है। सेम वे में वही चीज होनी है, केवल जो लास्ट वाला प्रोसेस है जहाँ पे कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए उसकी एंट्री, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कुछ भी करेक्शन जो करना होता है उस एंट्री को हम लोग करेक्शन करते हैं। लेकिन इस वाले पेज पे आकर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। अगर इसमें कुछ चेंजेस कराना चाह रहा है, वो कोई भी अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कुछ अपडेट कराना चाह रहा है, तो आप लोगों को उसको जो दूसरा हमारा प्रोसेस है जिसमें कि हम डेमोग्राफिक अपडेट के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस पर करना पड़ेगा। यहाँ पे दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे कि किसी को अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना है और वो बोले कि मेरे डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर दीजिए, नहीं। अगर केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने की बात है तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। अगर वो बोलता है मुझे मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो पहले हमें रेजिडेंट का डेमोग्राफिक अपडेट करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए जो आज तक आप लोग प्रक्रिया, जो प्रोसेस था जिसको फॉलो करते आ रहे थे आप, उसको फॉलो करेंगे आप, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये किसी का, हमने जो चीज बताई कि आप 2015 से पहले जो भी आधार बने हैं सभी के आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट होने हैं। तो अब कोई रेजिडेंट चाहे कि मुझे मोबाइल नंबर भी लगवाना है साथ में, जैसे अभी क्या होता है आप लोग डेमोग्राफिक अपडेट करते समय चाहे वो नाम सही कराए, मोबाइल नंबर अपडेट कराए, डीओबी कराए, कोई भी काम कराता है अगर डेमोग्राफिक अपडेट से संबंधित तो सारा आप एक साथ कर देते हो। लेकिन चूंकि ये सर्विस बिल्कुल अलग है, ये आपको जो आपका यूजुअल सॉफ्टवेयर है उस पर लिंक भी अलग तरीके से आ रहा है, एक अलग लिंक दिया गया है। तो आपको जो लिंक सेलेक्ट करेंगे उस लिंक से संबंधित जो सर्विस है वही सर्विस दे पाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। आप लोगों को जो पीओआई पीओ अपडेट करने की बात कही जा रही है पुराने आधार कार्ड्स पे, तो जिन लोगों के आधार कार्ड 2015 से पहले बने हुए हैं, अगर वो केवल डॉक्यूमेंट अपडेट के पर्पज से आपके पास में आएंगे तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसका आधार कार्ड नंबर डाल के उसकी रेजिडेंट की डिटेल फैच करनी है, जैसे हम लोग करते हैं करेक्शन के टाइम पे। और रेजिडेंट की डिटेल इस तरह से पूरा स्क्रीन पे जब खुल जाएगी तो आप लोगों को इस वाली स्क्रीन को स्किप कर देना है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचना है, जहां पे आप लोग कोई भी करेक्शन करते थे तो आईडी एड्रेस प्रूफ उसका सेलेक्ट करके और स्कैन करते थे डॉक्यूमेंट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता था उसका आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ वो सेलेक्ट करते थे हम लोग और स्कैन करते थे। तो सेम वे में यहाँ पे भी जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा अपने आइडेंटिटी प्रूफ का या फिर एड्रेस प्रूफ का, हम सेलेक्ट करेंगे और स्कैन करके अपलोड कर देंगे उसका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है, ठीक है। जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इस तरह से वेरीफाई करेगा ऑपरेटर, जैसे हम लोग पहले करते थे। वेरीफाई होने के बाद में जो स्क्रीन आती थी हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म होने के बाद में आप कंफर्म कर दोगे, ठीक है। और ईआईडी यहां से जनरेट होगी। जब आप लोग जिस तरह से अभी डेमोग्राफिक अपडेट करते थे तो ईआईडी जनरेट होती थी, एक एनरोलमेंट स्लिप जनरेट होती है, सेम वे में ईआईडी जनरेट होगी। आप उसको जो है अपडेट करोगे और लास्ट में जिस तरह से आप लोग पैक कोड जनरेट करते थे, पैक कोड जनरेट होने के बाद पैक वैलिडेट होता था, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। क्योंकि आप 50 रुपए रेजिडेंट से लेने के लिए आपको ऑथराइज किया जा रहा है, तो जैसे हम डेमोग्राफिक अपडेट करते समय पैक कोड जनरेट करते हैं तो वहां पे 50 रुपए हम पैक कोड है, फीस उसकी 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करते हैं और जो भी आपका शेयर है सीएससी और बीएलईज का हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग फीस डिडक्ट होती है। तो ये प्रक्रिया है पूरी। इसमें एक चीज विशेषता ध्यान रखनी है आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय कि जो भी रेजिडेंट अपने आईडी एड्रेस प्रूफ लेके आ रहा है उसको, जो उसका आधार कार्ड बना हुआ है पहले से, उसके पास में जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो एड्रेस है, जो एड्रेस प्रूफ लेके आया होगा उसमें जो एड्रेस मेंशन है, उसकी जो डॉक्यूमेंट जो अपडेट कराने जा रहा है उसमें एड्रेस है बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाम है तो नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसकी डीओबी है तो डीओबी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का नाम है मनोज कुमार और वो जो डॉक्यूमेंट अब आईडी प्रूफ अपडेट कराने आया बोला कि मेरा अपना मुझे आईडी प्रूफ और मेरे एड्रेस प्रूफ अपडेट कर दो, ठीक है। तो उसमें जब आधार कार्ड बना हुआ था तो उसका मनोज कुमार था, लेकिन उसका जो आईडी प्रूफ है वोटर आईडी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वोटर आईडी मनोज कुमार शर्मा लिखा हुआ है। तो इस केस में हम उसका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करेंगे। उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसका आधार कार्ड करेक्ट करना होगा, हमें उसका डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे।
जब उसकी डेमोग्राफिक डिटेल सही हो जाएगी तब हम उसके पीओआई अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे ये चीज हम लोग मैच करेंगे बिल्कुल, कि जो डॉक्यूमेंट वो लेके आया है प्रेजेंट में जो आधार कार्ड उसके पास में है उसकी वो डेमोग्राफिक डिटेल उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी मिसमैच होगा तो जिस तरह से अभी डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में हमारे पैकेट रिजेक्ट होते हैं, सेम वे में ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट वाली प्रोसेस है ये रिजेक्शन में चला जाएगा। और इसमें भी फिर जो पेनल्टी है डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे जो लगती है, डेमोग्राफिक एरर की जो पेनल्टी है वो पेनल्टी हम पे लगेंगी। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान देना है, बड़े ही ध्यान से हम लोगों को वो चीजें वेरीफाई कर लेनी है कि जो भी रेजिडेंट अपना आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आ रहा है तो क्या उसके आधार कार्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं, उसका नाम, पता, जन्म तिथि, सेम जो भी एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ लेके आया है उसमें भी वो चीजें बिल्कुल एज इट इज हूबहू वैसी ही वो मैच हो रही हैं। अगर मैच नहीं हो रही हैं तो पहले वो अपना डेमोग्राफिक अपडेट कराएगा, उसके बाद ही हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी बीएलई भाई का हमारे 160 वर्जन अपडेट होता जा रहा है, आप लोग अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड पुराने ही बने हुए होंगे, ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी बोला गया था कि आरडी सर्विस के साथ में डिवाइस होनी चाहिए। तो हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं जो कि यूसीएल पे काम करते हैं सभी के पास में आरडी सर्विस ऑलरेडी होती ही है, तो इसका कोई इशू है नहीं कि हम लोगों के पास में आरडी सर्विस है या नहीं है, ठीक है। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जिनका भी 166 वर्जन अपडेट होता जा रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपडेट का जो नया ईसीएमपी आपकी यूसीएल सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आया है उसको इस तरह से आपको यूज करना है और लोगों की मदद करनी है कि उनके डॉक्यूमेंट जो है अपडेट हो जाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आधार अपने आप में बहुत ही आज की डेट में सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो चुका है। इसकी यूसेज, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए सभी लोगों के पास में वैलिड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से बना हुआ आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये प्रक्रिया को दोबारा कराया जा रहा है कि, और ये प्रक्रिया हो सकता है आने वाली इन फ्यूचर यूआईडीआई गाइडलाइन जारी करेगी कि ये समय समय पे अपडेट कराने होंगे हम लोगों को। तो प्लीज सभी लोग जो भी रेजिडेंट्स हैं अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए, जिन लोगों के भी 166 वर्जन पे यूसीएल सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, और जिनके अपडेट नहीं हो रहे हैं, ऑटो अपडेट नहीं हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। वो धीरे धीरे टैक्स सेंटर उस पर काम कर रहा है, जैसे ही आप लोग अपडेट होते जाएंगे आप इस सर्विस को कर पाएंगे और सभी के लिए सर्विस लाइव होगी। तो इसमें ये भी नहीं है कि कुछ एक बीएलई को ही दी जा रही है, ये यूआईडीआई की गाइडलाइन है, यूआईडी का सॉफ्टवेयर है। तो इस पे जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते जाएंगे आप लोग इस सर्विस को देने के लिए रेडी होते जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं होते हैं, कई बार कंफ्यूजन आप लोग कॉल करते रहते हैं आए दिन। तो सर्विस में जाके आप ओटीए सर्विस को स्टार्ट करिए, स्टॉप करके स्टार्ट करके चेक करते रहिए, और आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जिस टाइम पे आप लोग ये ओटीए सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट में आपका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने के कारण और ओटीए सर्विस सही से काम ना करने के कारण ही कई बार हमारा जो सॉफ्टवेयर है, आधार सॉफ्टवेयर यूसीएल वाला, वो अपडेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज की मुलाकात कार्यक्रम में आज हम लोगों ने आपको आधार यूसीएल के संबंध में एक नई सर्विस जो हमारे आधार संशोधन केंद्रों पे स्टार्ट हुई है, आधार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, उसके बारे में बताया, जिसको कि आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है और हम लोगों को बढ़ चढ़ के इस पर करना है। लोगों को सहायता करनी है कि उनके डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में जो भी आधार कार्ड है वो ऑथेंटिक हो सके। एक बड़ी ड्राइव के रूप में यूआईडीआई भी लेके चल रहा है, हम लोगों से लगातार संपर्क में हैं यूआईडीआरओ से कि डेली कितना क्या हो रहा है। तो जिन बीएलई भाई के ये अपडेट हो गए हैं वर्जन, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन डोमोग्राफिक अपडेट जिस प्रकार करते थे वैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो ऑप्शन आपके यूसीएल क्लाइंट में आ रहा है, अभी 166 वर्जन पे है, जिसपे कि सक्सेसफुली ये टेस्टिंग होके कंप्लीट हो चुका है, स्टेबल वर्जन हो गया है। इससे अलावा जो भी 162 है, 164, 165 उन पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन 165 जिनके भी होते जा रहे हैं आप लोग एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट अपडेट वाला स्टार्ट करिए, अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंचने में समय लगेगा थोड़ा सा। जो भी अवेयरनेस का पार्ट है उसको किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि सभी लोगों को अपना आधार कार्ड में जो पुराने आधार कार्ड है सभी में अपने आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने हैं। तो एक बड़ा स्कोप आप लोगों के आने वाले समय में दिख रहा है, ठीक है। तो सब लोग रेजिडेंट से, जैसे कि मैंने बताया, उचित व्यवहार रखें। 50 रुपए ही आप लोगों के लिए अधिकृत किया गया है यूआईडी की तरफ से लेने के लिए रेजिडेंट से, तो उतना ही लेना है।
प्रिंटिंग के नाम पे आपको एडवांस पैसे नहीं लेने हैं। प्रिंटिंग का भी लेमिनेट करके कलर प्रिंट आउट देने के लिए 30 रुपए ऑथराइज किया गया है। वो तब देना है जब रेजिडेंट आपके पास में स्लिप लेके आएगा और आप लोग उसको प्रिंट आउट करके देंगे, ठीक है। तो वो पैसा आप एक सेपरेट पार्ट है। आप अपने सेंटर्स पे और भी कुछ सर्विस देते हो तो उसका बिल्कुल सेपरेट पोर्शन करिए और रेजिडेंट को बता के वो चीजें करिए। कई बार ये कंप्लेंट्स आती हैं कि उसने अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, हमारे यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करवाया, डोमिसाइल करवाया, कास्ट सर्टिफिकेट कराया, तो उसके वो चार्जेस थे। तो प्लीज उन चीजों को कोरिलेट ना करें इससे। रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें कि हमने ये देखिए आपका डेमोग्राफिक अपडेट या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट का काम किया है जिसका की चार्जेस ये है, ये रेट लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अपने सेंटर्स पे पीओआई पीओए अपडेटेड वाले जो रहते हैं, समय समय पे अपडेट होते रहते हैं, पीओआई पीओए की जो लिस्ट है उसको लगाकर रखें, रेट लिस्ट लगाकर रखें, रजिस्टर बना के रखें, अपने सेंटर पे ब्रांडिंग रखें, आधार संशोधन केंद्र से संबंधित टोकन मशीन, सीसीटीवी कैमरे, व्हीलचेयर इत्यादि अपने सेंटर्स पे रखें आप लोग, ठीक है। तो सेंटर टाइमिंग भी आप लोगों को एक बार हम दोबारा अपडेट कर देते हैं। आप लोग सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं। बीच में हम लोगों ने स्पेशल परमिशन ली थी, वो परमिशन ग्रांटेड है। हम लोगों को 8 से 8 काम करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। संडे भी आप लोग काम कर सकते हैं। कई बार बीएलई भाई इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमसे बार बार पूछते हैं कि संडे को काम कर सकते हैं सर हम। कुछ न्यूली बीएलईज हैं जो नए बीएलई हमसे जुड़ते हैं कई बार, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें संडे काम करना नहीं करना है। हमारे जो भी नेशनलाइज हॉलीडेज होते हैं उस पर काम नहीं करना होता है हम लोगों को। अदरवाइज आप लोग काम करिए, सुबह 8 से 8 बजे तक काम करिए। इसके अलावा ऑड आवर्स में कंसीडर होता है तो उसमें आपको लेट आवर्स में काम नहीं करना है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक काम करना है। संडे की कोई बाउंडेशन नहीं है, संडे को आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आपकी लोकल बाजार कई बार बंद रहती हैं, जो व्यापार मंडल है ना आपकी मार्केट बंद रखता है, तो उस दिन हमें काम करना नहीं करना है। वो आपका लोकल मैनेजमेंट है कि आपकी लोकल अथॉरिटी आपको अगर अलाउ करती है सेंटर खोलने के लिए तो आप सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक सर्विस का पार्ट है, आप सर्विस दे रहे हैं लोगों को। तो जिस तरह से जो सर्विस वाली चीजें हैं, बिलिंग काउंटर बंद नहीं होते तो फिर हम कैसे हो सकते हैं, ठीक है। हम तो एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस है, लोगों को डेली पैसे निकालने होते हैं, आधार करेक्शन का काम है, तो इसमें कोई ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। व्यापार मंडल से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो थोड़ा सा लोकली मैनेज करेंगे इन चीजों को। अगर कहीं पे भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लोकल जो भी अथॉरिटी है उससे आप इस चीज को अपना पक्ष रख सकते हैं निडर होके कि इस पे हमारा कोई, हम यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार मंडल के अंतर्गत इस तरह से नहीं आते, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है 7 डेज काम करना है, पूरा मंडे से संडे तक काम करिए, सुबह 8 से 8 तक काम करिए। ओवर चार्ज बिल्कुल नहीं करना है, आपसे विनम्र निवेदन है और बार बार आप लोगों से ये गुजारिश है, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, कि दूसरे रजिस्ट्रार क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे काम होता है, वहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं, वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लिए जाते हैं। एज ए सीएससी फैमिली हमें सीएससी को जो यूआईडी ने गाइडलाइन दी हुई है उसको फॉलो करना है और उसमें पूरी हेल्प करनी है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन में रहना है। डिस्ट्रिक्ट टीम सेंटर विजिट करने जाती है तो उसका कोऑर्डिनेट करिए, उसको कोऑपरेट करिए आप लोग। यूआईडीआई के ऑफिशियल से भी कई बार जाते हैं तो उनके साथ में व्यवहार सही रखना है। अगर आपके साथ में कोई भी दिक्कत है, कोई भी सेंटर पे आपकी चीजें पूरी नहीं है, तो पोलाइटली वे में आप लोग उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप निवेदन कर सकते हैं एक मौका देने का। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हम गलती भी कर रहे हैं और उसको स्वीकार ना करके और उसको कटाक्ष कर रहे हैं कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं या कुछ चीजें हैं, तो ऐसी कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ में हम आज की मुलाकात, ये जो सेशन है इसको कंप्लीट करते हैं। मैं सभी बीएलई भाई जो कि इस लाइव सेशन को देख रहे थे, और चूंकि लाइव सेशन जो रहते हैं फेसबुक लाइव पे, वो बाद में भी आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं, तो बड़ी यूजफुल ये सर्विस हम लोगों के साथ में ऐड ऑन हुई है हमारे, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर्पज से भी, और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों की हम बहुत मदद करने जा रहे हैं आने वाले समय में डॉक्यूमेंट अपडेट में। तो प्लीज सभी लोग जो मानक है यूआईडीआई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम करेंगे, और सीएससी की जितनी भी सर्विसेज हैं सभी पे ईमानदारी से ही काम करना होता है, हम हमेशा से यही चीज बताते हैं, ठीक है। तो सभी बीएलई भाइयों का धन्यवाद जो कि इस लाइव सेशन को देख रहे थे, और सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।